हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को बता दूँ डेली मैं जो है यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ले रही हूँ। आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होंगी क्लासेस और मेरी कोशिश है कि इस बार का जो CTET का आप लोगों का एग्जाम है वो बस ना केवल पास हो बल्कि एक अच्छे स्कोर के साथ पास हो। मैं डेली जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे ना कि उनका CTET के एग्जाम में मेन रोल क्या रहा है, तो प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चलता है कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है और उस टॉपिक से क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या आ रही है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो ये जो है समझने में हमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। और मैं जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ उसको वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से होता है वो कॉन्सेप्ट तो बताती हूँ, साथ में जो है पेडागोजी को सॉल्व करते टाइम मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ ताकि क्वेश्चन को देखते ही आप किस तरीके से जो है करें और डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाए। तो आप लोग जब देखेंगे तो खुद आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, मेन है कि हम जब मैं करवाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं और डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस एक अच्छे डायरेक्शन में पढ़िए, एक सही डायरेक्शन पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करके यहीं पर पढ़िए, बस ये है कि आप लोग जो है एक अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में भागीदारी करके सीखता है? क्वेश्चन से ही आप क्लियर हो रहा है। देखिए, कौन सी मतलब क्लासरूम में जब बच्चा स्वयं खुद जो है बातचीत करता है, कोई भी डिबेट होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, वहाँ पे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सक्रिय रूप से भागीदार होता है। मतलब कि वो उस भागीदारी में पूरा जो है पार्टिसिपेट करता है, पूरा जो है उसमें भाग लेता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत या प्रतिपादक शिक्षण। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत जो है क्रिया पर आधारित है, क्रिया पर आधारित है। और क्रिया इसके अंदर कैसी होती है? आधारित, एक मिनट, हाँ, आधारित है, ठीक है। और व्यवहारवादी सिद्धांत में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जब तक किसी के सामने उद्दीपक नहीं होता है, किसी प्रकार का उद्दीपक, तब तक जो है बच्चा या कोई भी जो है उसमें अनुक्रिया नहीं होती। मतलब कि व्यवहारवाद में मेन यही है कि उद्दीपक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो अनुक्रिया करता है। तो ये क्रिया पर आधारित है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात व्यवहारवाद में समझिएगा, व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। तो ये है J.B. वॉटसन, ठीक है। तीसरी बात, व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी पता होना चाहिए कौन कौन से, कई बार पूछ लिया जाता है। थॉर्नडाइक पहले स्टार्टिंग में बहुत पूछा जाता था, अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया, लेकिन पूछने को तो कभी कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए चीज़ें क्लियर करके चलिए। थॉर्नडाइक हैं और इसके अंदर पावलोव, स्किनर हैं और इसके अंदर हल हैं, गुथरी हैं, एक मिनट, गुथरी। तो ये जो पांचों हैं आपके, अच्छा, ये पूरे 6 जो है किसके हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत के, मतलब कि व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है इन्होंने, व्यवहारवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं ये लोग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो जनक है J.B. वॉटसन है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, जो ये 5 हैं, ये इसके मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अपना एक एक सिद्धांत दिया है। हर एक सिद्धांत के बारे में मैं इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप इजिली आंसर कर सके। तो बस मेरे से जुड़े रहिए। अनुकरण करके सीखना, जिसमें कि नकल करके सीखना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या कर रहा है? स्वयं पहल कर रहा है और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कौन सा होगा? सामाजिक संरचनावादी। तो याद रखिएगा, जो सामाजिक संरचनावादी, जिसमें कि ये किस में आता है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो होता है, कहने का मतलब है जिसके अंदर जो बच्चा लोगों के बीच जाकर इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है और फिर जो है उन लोगों से बातचीत करता है और उसके बाद जो है वो कुछ सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। जिसमें बच्चा स्वयं निर्माण करता है, कह सकते हैं कि वो किसी चीज़ की रचना करता है, तो वो किस में आता है? सामाजिक संरचनावादी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सामाजिक संरचनावादी होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर आप लोगों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, सार्थक अधिगम क्या है? सार्थक अधिगम क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है?
तो आप किस चीज़ को लर्निंग बोलेंगे? देखिए, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। आपने जो सीखा, मतलब एक बुक में पढ़ा, वो लाइन एज इट इज़ पढ़ा और उसको सोचा समझा नहीं, वैसे ही कहीं पर बोल दिया, क्या वो लर्निंग है? बिल्कुल नहीं। तो आपका ये ज्यों का त्यों कहीं पर भी कोई भी चीज़ आए तो वो जो है ऑप्शन हमारा हमेशा गलत होता है। लर्निंग तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। कॉन्सेप्ट से हटकर आपको कोई चीज़ कुछ पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक से हटकर किसी और चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो क्या वो लर्निंग होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो क्या है, लर्निंग तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। लर्निंग हम उसे कहेंगे जब विद्यार्थी को हम बहुत ही मतलब कि एक्टिवली उनको कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको जो है नियंत्रित करें, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं तुम गलत हो, नहीं ऐसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पेडागोजी है इसी पर फोकस्ड है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें कि हम बच्चे को मुख्य रूप से मानते हैं, बच्चा मुख्य होता है, बच्चे के भागीदारी को सही मानते हैं, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चे को क्वेश्चन करना आना चाहिए, जिसके अंदर जो है बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो सही है, बच्चा क्वेश्चंस पूछे तो वो अच्छा है, ठीक है। ये ना कि हम उसको जो है हमेशा नियंत्रित करें, उसके विचारों को नियंत्रित करें। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। बिल्कुल, सार्थक लर्निंग वो है जिसमें आप लोग जो है विश्लेषण कर सके, ठीक है, उसमें उसकी आलोचना कर सके कि क्या सही है क्या गलत, उसकी आलोचनात्मक पक्ष आप लोगों को पता होना चाहिए, आलोचना करना आना चाहिए, आपकी आलोचनात्मक सोच क्या है, समस्या समाधान पे पहुंच सके, आपने जो भी लर्न किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना विवेक का यूज़ करके, अपने मतलब अपने माइंड का यूज़ करके आप जो है किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच सकें। तो ये क्या होगा, विश्लेषणात्मक, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी उसमें निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है, मतलब किसके बारे में नहीं बताया गया है। तो संरचनात्मक समझ पर जोर देना, तो आपको बता दूं बहुत सही बात है, संरचनात्मक सोच को जो है यहाँ पे कि बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बच्चा जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हमारा जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना, बच्चे को बोलने के लिए प्रेरित करना, बच्चे का अवलोकन शक्ति को बढ़ाना, इस पे जो है फोकस किया गया है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है। और योगात्मक मूल्यांकन जो सबमिटिव असेसमेंट होता है, मतलब कि पूरे साल पढ़ाते रहो, लास्ट में जाकर एक पेपर ले लो, क्या इस पे जोर दिया गया? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पाठ्यक्रम में वृद्धि, क्या आपका सिलेबस ही बड़ा कर दे? नहीं, इस पे भी नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम को कम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ भी आए, कोरोना के बाद जो है चीज़ों को हटाया नहीं जा रहा, कम किया जा रहा है, उसको जो चीज़ें अभी भी हैं बाद में भी हैं तो उसको जो है आगे पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। तो इस तरीके से जो है पाठ्यक्रम को जो है अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है, ये नहीं कि उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को कमी, क्या जो हमारा मतलब प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी की बात करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी को तो भाई टेक्नोलॉजी तो के साथ ही चलना है, हमें टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको अडॉप्ट करना है, उसके साथ ही हमें पढ़ना है, तो ये इसकी भी अवहेलना नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिस किसकी किसकी वकालत नहीं की गई? तो इन तीनों की जो है वकालत नहीं की गई है, पहला सही है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि ये जो है हमारा करेक्ट होता है, ये तीनों की वकालत नहीं की गई थी, ठीक है। 24वां देखते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि आप लोगों का इस बार का जो CTET का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और मैं उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की कहीं हेल्प कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, एक मिनट पेन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? प्रतिक्रिया, आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और अभिविन्यास का सही मिलाप है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने के लिए दिशा में उन्मुख होना, कहीं ना कहीं सही बात है। आगे देखते हैं। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, देखो कहीं पर भी किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप एक परीक्षा पे फोकस, तो वो आपका गलत होगा। परिहार उन्मुख प्रदर्शन, ठीक है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन देखते हैं। दूसरे से पिछड़ा प्रदर्शन न करने, एक मिनट, हाँ, दूसरे से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना और प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, ये भी नहीं होगा। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, साथ में महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विद्यार्थियों के अधिगम, एक मिनट, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, मतलब कि आप विद्यार्थियों के अधिगम को फैसिलिटेट करने के लिए, सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को अगर अधिगम में उसको जो है अधिगम कराना, उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको कहीं आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? परीक्षा के प्रति भय उत्पन्न करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए, परीक्षाओं का प्रति भय पैदा करवाना, ये हमारा कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में हो, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। रटकर याद करने पर कभी भी फोकस नहीं किया गई है पैडागोजी में। पैडागोजी में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आप रटकर याद करें, किसी भी ऑप्शन में आए तो वो हमारा गलत होगा। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, नहीं। एक्टिवली पार्टिसिपेट को बोला गया है, बच्चे की भागीदारी की बात करते हैं, ना कि बस सुनने की। निष्क्रिय रूप से वो कुछ ना बोले, बस सुनता रहे, ऐसा नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत। बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, बिल्कुल। मतलब अगर अधिगम को सुसाध्य करना है तो एक शिक्षिका को हमेशा पूर्व के ज्ञान को, जो भी बताई जा रही है उसे पूर्व के ज्ञान से जोड़ते हुए आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ संबंध को जोड़ना, तो ऑप्शन हमारा जो है 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस के लिए अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मेरा काम है, मैं डेली प्रैक्टिस करवाऊंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी। साथ में जो है जो टॉपिक बार बार आते हैं उससे रिलेटेड जो है आपकी जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी आएंगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित जो भ्रांतियां हैं उससे निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, क्या ये सही है? कहीं पर भी रटने की बात आए, याद करने की बात आए या गृह कार्य देने की बात आए तो वो ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो, क्या ये सही है? ऐसी परिस्थितियाँ बनाओ, बच्चों में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे सिचुएशंस बनाएंगे जहाँ की गलत धारणाओं को व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। अरे गलत को आप बच्चों को सिखाएंगे कि गलत को क्या गलत है, सही में सही है तो क्या सही है। ठीक है, गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके, ये होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंधित कर रहे हैं। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग व अवलोकन के अवसर देना, बिल्कुल। जो कोई अगर भ्रांति है, कोई भी चीज़ है, तो उसके प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग मतलब कि उसको खुद समझने देना, उसे अवलोकन करने देना, तो ये कहीं ना कहीं सही है कि बच्चे इसमें अब खुद जो है देख रहा है, खुद समझेगा। तो 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन एक और देख लेते हैं हम, क्या उसमें विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताएं जो हैं, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं, एक मिनट, मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों की जो पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं का क्या अनदेखा कर देंगे? बिल्कुल गलत है ये। ऐसा नहीं होता है कि जो विद्यार्थियों की जो पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं या कोई उसके बारे में उसकी एक सोच विकसित है और गलत है तो आप उसको ही चलने देना, उसे अनदेखा कर देंगे, नहीं। आपको उसको जो है करेक्ट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा 3rd करेक्ट होगा कि बच्चे के प्रत्युत्तर हेतु उसके प्रयोग और अवलोकन का अवसर देना, ऑब्जर्वेशन का उसे अवसर देना। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? देखिए, विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सही करने में जो है सहायक होगा। प्रतियोगिता, चर्चा, संवाद। बच्चे के बीच में प्रतियोगिता पैदा करना, प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बच्चा एकदम डर जाए। तो ये कहीं ना कहीं गलत एक हमारे जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, चर्चा और संवाद, बिल्कुल। बच्चा इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा अपने विचार व्यक्त करेगा, बच्चा क्वेश्चन करेगा, तो चर्चा और संवाद तो सही है। अगला भी देख सकते हैं, वेधन और अभ्यास, बिल्कुल नहीं। दंड देना, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए, तो संरचना की बात जहाँ पे की है, मतलब कि चर्चा और संवाद, मतलब कि 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें बच्चा जो है खुद उसके विचार उभर कर आएंगे, कुछ निर्माण करेगा, उसकी बातों से कुछ ऐसा बोलेगा कि कुछ ना कुछ आगे आप लोगों को देखेगा कि निर्माण हो रहा है, रचना कुछ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे के विचार होंगे जो कि आगे तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना जहाँ पर भी आ जाए ना, वहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चे को वैल्यू देना चाहिए। बच्चा मतलब कि लोगों के बीच संरचना, वाद विवाद, ये वाले ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। ये एक इन शॉर्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा को, क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा को, प्रतिस्पर्धा की भावना को, या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हीनता की भावना को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले।
प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। किस चीज़ को सक्रिय करना चाहिए? हीनता की भावना? बिल्कुल नहीं, बच्चे में कभी भी हीनता की भावना नहीं पैदा करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की भावना? क्या ये सही है? ये भी नहीं। आप लोग उसमें कंपटीशन की भावना पैदा कर दें ताकि वो दुश्मनी बन जाए। क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा? बिल्कुल नहीं। क्षमता में अस्थायी मानने की धारणा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होता है। शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश की भावना मतलब आगे बढ़ने की प्रेरित करना चाहिए। हमें बच्चे को अपने विचारों को प्रदर्शित करने की भावना पैदा करना चाहिए, ना कि उसमें हीनता की, प्रतिस्पर्धा की ऐसी कुछ भावना आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में क्या है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, दंड से बचने के लिए गृह कार्य देना। गृह कार्य ये बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब दंड से बचने के लिए दंड से बचने के लिए गृह कार्य देना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को दंड से बचे इसलिए अब गृह कार्य, तो ये क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है, क्योंकि बाहरी मोटिवेशनल मिल रहा है ना, तो ये तो मतलब इसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है, ये तो उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता या वाद विवाद समूह में शामिल होना। तो किसी ज्ञान प्राप्त करने की बात तो हमारे अंदर से आती है, तो ये जो है बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना। अब ये पे तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रतियोगिता जीतने के लिए जो है शतरंज खेल रहा है। शतरंज क्यों खेल रहा है? क्योंकि प्रतियोगिता उसे जीतनी है। ठीक है, उसके अंदर से नहीं आ रहा है ये चीज़, बस प्रतियोगिता जीतनी है तो उसे शतरंज खेलना है। नेक्स्ट क्या है? साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। मतलब कि दूसरे को प्रभावित करने के लिए खुद नृत्य में भाग ले रहा है, कि मतलब ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। खुद कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में अगर शामिल होते हैं तो ये आपके अंदर से आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा का? ये भी है, ये भी, ये भी है, ये तो उदाहरण है। जो नहीं है वो सेकेंड ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होना, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों में उपलब्धि डैश होने की संभावना होती है। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों में उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों में उपलब्धि में कमी की भावना नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से विद्यार्थियों में उपलब्धि में कमी होने की संभावना नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित अगर शिक्षा होगा तो वहाँ पे कमी कहाँ हो सकती है? तो ये भी ऑप्शन गलत। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से मतलब समाज का अगर हम सहयोग लें मतलब उसमें बच्चा जाए तो सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। ये तो कहीं ना कहीं करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक बहिष्कार व सुधार, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर आता है वो क्या है? एक मिनट, हाँ, क्या था? सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना। उम्मीद करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट हुए होंगे। मैंने 10 क्वेश्चन करवाए लेकिन 10 से आपके ज़्यादा ही क्वेश्चन रेडी होंगे क्योंकि और भी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो से कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो से कुछ समझ में आया हो, लगा कि ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। थैंक यू।